स्क्रीन। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSI और नेट नवंबर 2020 का फिजिकल साइंस का पेपर। राइट, हम लोग बात करेंगे पार्ट ए सेक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट है क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि देयर इज़ ए कपल लिव्स इन अ हाउस विद देयर सन्स एंड डॉटर्स एंड नो वन एल्स। सो द कपल हैज़ 4 सन्स एंड ईच ऑफ द सन। सो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग है, यहीं गलती होने की संभावना रहेगी। सो एंड ईच ऑफ द सन हैज़ एग्जैक्टली 2 सिस्टर्स। तो बच्चों, वो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इसका मतलब फैमिली में 2 ही सिस्टर है। वहाँ पे कहने का मतलब 2 ही सिस्टर हैं, तो यहाँ पे 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फैमिली में कितने मेम्बर्स हो गए, यहाँ पे 2 मेम्बर्स हो गए। देन 4 सन्स, तो यहाँ पे अनदर जो है वो आपके पास 4 मेम्बर्स हो गए। देन वन कपल मीन्स 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ। बच्चों, इनका टोटल आप सम करेंगे तो इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड प्लस वाइफ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 विल बी द आंसर। सो टोटल 8 पर्सन विल बी देयर इन द फैमिली। राइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन था हमारे CSI या नेट का ये पेपर है, और फिजिकल साइंस का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए बैंक पेज इंटरेस्ट टू इट्स डिपोजिटर कंपाउंडेड ईयरली। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, विच इज़ P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 पावर इज टाइम। राइट, जितने टाइम के लिए डिपॉजिट किया है। राइट, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ़ ए डिपॉजिट बिकम्स ₹54,000, इट मीन्स 54,000 का ये टोटल अमाउंट आपको मिल जाता है। मुझे नहीं पता कितना डिपॉजिट है, 1 प्लस मुझे नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, डिवाइड और पावर कितना हो जाएगा, कितने ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट किया, 3 ईयर्स के लिए। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज 1 इक्वेशन। राइट, सिमिलरली बच्चों, आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको टोटल इतना अमाउंट मिल जाता है। यदि आप वही अमाउंट जो है वो कितने ईयर्स के लिए लॉक इन कर देते हैं, 6 ईयर्स के लिए लॉक इन कर देते हैं, तो ये आपका सेकंड सिनेरियो होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको ये सोचना है कि ये जो बच्चों आपका पावर है ना, ये वाला पावर, ये पावर जो है, ये आपका जो पावर है, ये 6 कैसे बनेगा, ये आपको सोचना है। तो 6 कैसे बनेगा, 6 बनाने का मेरे पास एक ही लॉजिक है कि यदि मैं एक काम करूं, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, तो इट मीन्स आपका 54,000 और अपॉन में P, इस पूरे का आप स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस R/100, और बच्चों ये आपका पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप सेकंड वाली इक्वेशन, जो आपकी ये सेकंड इक्वेशन थी, क्या इससे 1 प्लस R/100 पावर 6 का वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो 54,000 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 64,800 डिवाइडेड बाई P। कैंसिलेशन हो जाएगा, P बच गया। सो P का वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा, 54 इंटू 54 इंटू 10 टू द पावर 6, एंड द होल थिंग इज़ डिवाइडेड बाई 64,800, और यहाँ पे ये डबल ज़ीरो होने वाला है। आप इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, 45,000 जो है वो आपका आंसर आने वाला है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट विच द पर्सन हैज़ टू डिपॉजिट इन द पर्टिकुलर बैंक। राइट, सो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो जनरल फॉर्मूला था, जस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, फटाफट से आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है ज्योमेट्री से रिलेटेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको देखिए। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है वो अलग से बना देता हूँ। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे सिमिलरिटी की वो बात कर रहा है कि देयर इज़ ए ट्राइंगल, है ना, ये एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये टिल्टेड सा है ना। मैं थोड़ा सा इसको ठीक से बनाने का और प्रयास करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है वो ट्राइंगल है, इधर का साइड जो है ना वो कुछ इस टाइप से है। ये ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन होगा तो आप सिमिलरिटी इसमें आराम से लगा पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे ये आपका वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है। फिर उसने उसके अंदर ही एक दूसरा ट्राइंगल और बना दिया। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर यूज़ करता हूँ और फिर एक ट्राइंगल और बनाता हूँ कि यहाँ पे बच्चों ये दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है ना। अब इस तरीके से ये ट्राइंगल बना दिया, तो यहाँ पे आप सोचिए कि इसका बेस क्या होगा। तो जो बड़ा वाला साइड है ना, ये वाला, ये तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है। जस्ट अ मिनट, ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल का हमारा बेस है। तो इस सेंस में आप देखिए कि यहाँ पे कितना होगा कि आपका जो है वो ये साइड कितना बन जाएगा, ये साइड बच्चों आपका बन गया बेस वाला। राइट, ये इसका बेस होगा बड़े वाले ट्राइंगल का, और छोटे वाले ट्राइंगल का जो बेस होगा बच्चों ये वाला होगा।
राइट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑब्जर्व। यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताइए, जब भी कोई दो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी होगी तो उनके साइड्स का रेशियो सिंपली बराबर होगा। इट मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल का बेस BC है, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, AC है, राइट। और फिर दूसरी साइड की बात करें तो एक साइड हमें AD फाइंड आउट करना है, सो हम लोग इसको AD ले लेते हैं और इधर का जो साइड होगा बच्चों ये वाला होगा AB, राइट। सो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। BC आपको गिवन है दैट इज़ 15, AC आपको गिवन है दैट इज़ 12 एंड AD वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट विल बी द साइड AB साइड आप देखिए वो आपको गिवन है 7। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो AD इज़ गोइंग टू बी 15/12 एंड इनटू में 7। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेफिनेटली आपको AD जो है वो 5.8 सेंटीमीटर मिलने वाला है। सो क्लियरली वी आर ऑब्जर्विंग ऑप्शन B इज़ गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, किस सेक्शन से। दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी पार्ट। प्रोबेबिलिटी पार्ट से बच्चों इस पर्टिकुलर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट नेट के पेपर्स हो रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी का कितना वेटेज बढ़ रहा है। 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बन जा रहे हैं, है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट और देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और आया है इसी पेपर में। तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर अपकमिंग CSIR नेट पार्ट ए सेक्शन, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो 10 ग्लास वैसेस, तो मैं यहाँ वैसेस की जगह बच्चों कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा बोलने में अलग लग रहा है मुझे, तो मैं इस क्वेश्चन को समझ लूँगा कंटेनर से, है ना। तो ग्लास कंटेनर है मेरे पास, एक ग्लास से बना हुआ कोई कंटेनर है, राइट। उनको हमें पैक करना है। पैक करने के लिए हमें 10 बॉक्सेस गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि समझ गए तो आप सब लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, बट एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन को करना आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था। जिसने भी किया अच्छा किया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वैसेस जो है वो कंटेनर से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। वैसेस को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंटेनर बोल रहे हैं, राइट। फर्स्ट जो हमारे पास कंटेनर्स का टाइप है वो ग्लास से बने हुए कंटेनर्स है, और जो दूसरे टाइप के कंटेनर हैं हमारे पास बच्चों वो किसके कंटेनर्स है, वो है ब्रास से बने हुए, ब्रास लाइक स्टील से बने हुए। इस टाइप से आप कुछ सोच सकते हैं। इनके हमारे पास 10 बॉक्सेस अलग बने हुए हैं इस टाइप से, है ना। इस टाइप के 10 बॉक्सेस हमारे पास बच्चों बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रास के लिए जो है फिर से हमारे पास ब्रास के लिए जो है वो फिर से 12 बॉक्सेस उसने दे रखे हैं। ऐसे 12 बॉक्सेस पैक करने के लिए इन सारे कंटेनर्स को ऐसे आपके पास 12 बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट। ये नंबर में 12 है, ध्यान रखिएगा। ये 12 बॉक्सेस है ऐसे, और ये वाले जो बच्चों बॉक्सेस हैं हमारे पास ये कितने हैं, 10 बॉक्सेस हैं। और ऐसे वाले ये वाले कितने हैं हमारे पास, 12 बॉक्सेस है, राइट। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आगे बच्चों ये आपको गिवन है कि जो इनमें से 4 ऐसे कंटेनर्स और जो है वो बॉक्सेस वो मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने का मतलब ये हो गया ना कि किन्हीं 2 ग्लास कंटेनर्स को आपने ब्रास वाले बॉक्सेस में डाल दिया, और ब्रास वाले जो कंटेनर्स को उनको आपने ग्लास वाले बॉक्सेस में फिट कर दिया है ना। तो ये इनका रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया, मिक्सअप हो गया। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 4 बॉक्सेस एंड 4 कंटेनर्स ये यहाँ पे मिक्सअप हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि किन्हीं 2 जो है वो आपने कंटेनर्स को किन्हीं 2 बॉक्सेस में डाल दिया। ये टोटल इनका जो नंबर है ना वो बॉक्सेस और कंटेनर्स का टोटल नंबर 4 है। ऐसे 4 जो चीज़ें हैं ना वो गलत तरीके से फिट हो गई है। इट मीन्स आपने किन्हीं 2 कंटेनर्स को किन्हीं 2 उनके गलत बॉक्सेस में फिट कर दिया है। इट मीन्स यहाँ से लेट से मैं ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ कि 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें आना तो था ग्लास कंटेनर, बट आपने इसमें क्या डाल दिया है, इसमें आपने डाल दिया है क्या, इसमें आपने ब्रास वाले कंटेनर्स को डाल दिया है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपके पास नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो गया कि यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि ये 2 लेट से मैंने एग्जांपल कंसिडर कर लिया कि ये 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें मेरे को ब्रास वाले कंटेनर्स को डालना था, बट मैंने इनको डाल दिया क्या, इन दोनों बॉक्सेस में इनमें मैंने ग्लास वाले कंटेनर्स को डाल दिया। अब आपको सिनेरियो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितने ऐसे बॉक्सेस बचे हैं जिनमें इधर की साइड में कितने ऐसे बॉक्सेस बच गए जिनमें आपके ग्लास वाले ही कंटेनर्स हैं। क्लियरली 8 बॉक्सेस बच गए जो एकदम सही से फिट किए गए हैं, राइट ना। और ठीक ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो ये 12 टोटल बॉक्सेस थे इनमें 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें गलत कंटेनर है, मतलब उनमें ब्रास के कंटेनर नहीं है, उनमें ग्लास वाले कंटेनर हमने डाल दिए हैं। तो इसका मतलब सही कितने वाले बॉक्सेस बचे हुए हैं, 10 बॉक्सेस सही वाले हैं, मतलब उनमें एक्यूरेट जो है जो होना चाहिए था वही कंटेनर है, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट में।
ए कस्टमर ऑर्डर्स 1 ग्लास एंड 1 ब्रास कंटेनर एंड इज सेंट अप्रोप्रिएटली मार्क्ड बॉक्सेस। ठीक है, उसने एक ग्लास ऑर्डर किया और एक जो है वो ब्रास का जो है वो कंटेनर ऑर्डर किया, ये उसने दे रखा है। सो वी हैव टू फाइंड द चांस दैट द कस्टमर डज नॉट गेट, है ना। ये डज नॉट वाला बच्चों वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी सेक्शन में। जब भी आपको डज नॉट का बोल देना तो आप उसका उल्टा करो, डज नॉट की जगह उसको यस मान के करो कि द चांस दैट द कस्टमर गॉट द ऑर्डर्ड कंटेनर इन द करेक्टली मार्क्ड बॉक्सेस। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है कि जिससे आपका कंटेनर जो है वो सही जगह है। अब आप मेरे को सोच के बताइए कि यदि आपने एक ग्लास वाला जो है वो बॉक्स ऑर्डर किया तो ऐसे कितने ग्लास बॉक्सेस हैं जो करेक्टली प्लेस्ड है। ऐसे तो 8 ही बॉक्सेस है ना हमारे पास ग्लास वाली सिचुएशन में। ठीक ऐसे ही मुझे एक बॉक्स और ऑर्डर करना है, कौन सा, ब्रास वाला, और ब्रास के ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जो ठीक तरीके से फिट किए गए। ऐसे तो 10 बॉक्सेस ही है ना, राइट। एंड डिवाइडेड बाय टोटल आपका जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेटली टोटल कितना होगा, टोटल जो है ग्लास वाले 10 थे और यहाँ पे ये कितने थे, 12 थे। ये वो प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों जो करेक्टली ऑर्डर करने की है। मतलब कस्टमर को एग्जैक्टली एक ग्लास कंटेनर मिलेगा और एक ब्रास वाला कंटेनर मिलेगा, वो भी सही बॉक्स में मिलेगा। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा, राइट। कैंसिलेशन कर देंगे तो ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, कैंसिल हो गया, 2/3। लेकिन बच्चों ये प्रोबेबिलिटी किस बात की है, सही ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द चांस दैट द कस्टमर डज नॉट गेट द ऑर्डर्ड कंटेनर्स, राइट। सो यहाँ पे आपको यदि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द नंबर 1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे सो 1/3 विल बी द करेक्ट चॉइस। इट मीन्स आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी घुमा फिरा के थी कि इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग ज़रूर होगा, बट इसी चैलेंज को हमें जो है वो एक्सेप्ट करना है और ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते हुए और नए क्वेश्चंस को करने की जो है वो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी का क्वेश्चन है। सो देर आर 4 पर्सन्स, ठीक है। सो 1 पर्सन इज़ आमरा, राइट, एंड द सेकेंड पर्सन इज़ भारती एंड द थर्ड पर्सन इज़ कॉलिन। ये लोग कहाँ से ये नाम लेके आए, देन तरुण, राइट। और यहाँ पे दे रखा है दे कम्यूट बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, राइट। फर्स्ट वाला जो है ये दे रखा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, साइकिल है। सेकंड जो है वो ऑटो रिक्शा है एंड थर्ड वन इज़ द बस एंड द फोर्थ वन इज़ द ट्रेन, राइट। ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसने एक हिंट दिया है आपको, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी है तो यहाँ पे इसने एक हिंट दिया है। हिंट आपका क्या है, हिंट ये है कि जो इनका ट्रांसपोर्ट जो ये सेलेक्ट करेंगे ना वो इनके इनिशियल से रिलेटेड होगा। मतलब आपने यहाँ पे ए से यहाँ पे फर्स्ट इसका जो है वो लेटर आप देख सकते हैं कि ये ए है। इट मीन्स आप जो है वो ए से रिलेटेड ही जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। बी है, इट मीन्स आप बस को ही सेलेक्ट करेंगे। सी है कॉलिन, इट मीन्स सी साइकिल से रिलेट होगा। और टी तरुण है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है वो ट्रेन से रिलेट होगा। बट क्वेश्चन में हिंट दिया है द इनिशियल ऑफ द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द नेम ऑफ द पर्सन मैच इन एग्जैक्टली 2 केसेस। केवल ऐसे मैच करवाना वाला सिचुएशन जो है ना वो आप केवल 2 ही केसेस में कंसिडर करोगे। सो इफ़ तरुण ट्रेवल्स बाय ट्रेन, तरुण जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करता है, एंड कॉलिन राइड्स नाइदर एन ऑटो रिक्शा नॉर ए बस। मतलब ये पहली बात तो ये होगी कि तरुण जो है ना वो ट्रेन से ट्रैवल करेगा, तो हम इस सिचुएशन को कंसिडर कर लेते हैं। तरुण को करवा देते हैं ट्रैवल ट्रेन से, राइट, ये हमने ट्रैवल करवा दिया। कॉलिन जो है वो ऑटो रिक्शा से भी नहीं जाएगा और बस से भी नहीं जाएगा, तो फिर कॉलिन किससे जाएगा, साइकिल से जाएगा। ये 2 करेक्ट मैच हो गए। मतलब जो इनका इनिशियल था ना नाम का, उससे रिलेट हमने करवा दिए। ये ट्रेन से रिलेट हो गया और ये साइकिल से रिलेट हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है केवल 2 ही केस आपको कंसिडर करना है, सबके लिए ऐसा नहीं करना है। मतलब आंवरा जो है ना वो ऑटो से नहीं जाएगा, क्योंकि आंवरा ऑटो से चला गया तो फिर से इसका इनिशियल और ये ऑटो का इनिशियल मैच हो गया, तो हमें इसको मैच नहीं कराना है। मतलब इसको भेजना पड़ेगा बस से और भारती को भेजना पड़ेगा किससे, ऑटो से। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे ऑप्शन ए सेइंग आंवरा राइड्स ऑटो रिक्शा, बिल्कुल ये गलत बात है। आंवरा इज़ राइडिंग बस, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट वन। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, राइट। सो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द CSIR नेट नवंबर 2020 फिजिकल साइंस पेपर, राइट। अगेन देयर इज़ अ ग्राफ, राइट। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी। ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी आपको सिंपली यूज़ करना पड़ेगा और देखते हैं इस ग्राफ में क्या गिवन है, राइट। इसमें फर्स्ट जो ग्राफ है
वो आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ गिवन है ना, वो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू दे रखा है पर्टिकुलरली, उस केस में आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा जो सिचुएशन है ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इस डायग्राम में कुछ प्रोडक्शन गिवन है पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, ABCD जो है वो आपके सारे स्टेट्स है, और ठीक ऐसे ही आपको बताना है कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम रिलेटिव फॉल यहाँ पे आपको बताना है। मतलब कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, स्टेट ए में कुछ प्रोडक्शन दे रखा है, प्रीवियस ईयर में दे रखा है, नेक्स्ट ईयर में दे रखा है, ऐसे ही आपको स्टेट बी का दे रखा है, स्टेट सी का दे रखा है, स्टेट डी का दे रखा है, सारे स्टेट्स के इसी टाइप से दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस में मैक्सिमम फॉल था। अब सीधी सी बात है बच्चों कि आप छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ध्यान से कर लें कि मैं आपको ये बोलूँ कि सपोज़ ये ग्राफ है, राइट, ये एक बार चार्ट का एक ग्राफ आप कंसिडर कर लीजिए। आप देखिए कि ये आपका प्रीवियस ईयर है ना, और ये आपका ड्रॉट ईयर है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया। अब इसमें फॉल हो रहा है तो ये फॉल किस पे डिपेंड करेगा, इस गैप पर ही तो डिपेंड करेगा ना। तो जिसमें सबसे ज़्यादा गैप है ऑब्वियसली वहाँ पे फॉल भी मैक्सिमम हो गया। तो आप इस ग्राफ को देख के आराम से बता सकते हैं कि डी का जो फॉल है ना वो बच्चों क्या है, मैक्सिमम है, राइट। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि जो मिनिमम फॉल है वो किसका होगा बच्चों, वो मिनिमम फॉल जो है वो कौन से स्टेट के लिए होगा, जो आपको एफ जो स्टेट दे रखा है, एफ का जो ग्राफ दे रखा है उसमें बच्चों सबसे कम फॉल आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्राफ में तो आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ एक ब्लॉक यहाँ पे है और एक ब्लॉक यहाँ पे, तो यहाँ फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, गैप है दोनों ग्राफ्स में, राइट, और इसमें सबसे कम फॉल है तो ये आपका जो है वो मिनिमम हो जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मिनिमम का आपको पूछ रहा है तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम फॉल विल बी फॉर द स्टेट डी एंड मिनिमम फॉल विल बी फॉर द स्टेट एफ, सो ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाई फॉर द रुपीज़ 10 लाख, राइट। सो 10 लाख में कितने मैक्सिमम नंबर डायमंड हम लोग परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड परचेज करने हैं, इट मीन्स जो है वो आपका जो अमाउंट है वो जहाँ पे सबसे कम है ना वहीं से आप सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ डायमंड्स परचेज कर सकते हो। तो जो फर्स्ट आपकी एंट्री दे रखी है कि 0.25 तो कैरेट है, राइट, और इनका रेट कितना है 1 लाख पर कैरेट, यहाँ पे इनका रेट गिवन है, और कितने स्टॉक में अवेलेबल है 20 अवेलेबल है। तो क्या यहाँ से आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हो कि कितना पैसा आपका खर्च होगा। 0.25 कैरेट है और 1 लाख इसका प्राइस है और 20 यहाँ पे अवेलेबल है। मान लो आपने सभी खरीद लिए तो यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा बच्चों, 5 लाख रुपए जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। बट यू आर हैविंग ओनली 10 लाख, तो इसका मतलब आपके पास 5 लाख अब जो है वो बचे हुए हैं। अब इनको कैसे इन्वेस्ट करोगे, बट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स परचेज करने हैं। आपने 20 डायमंड्स तो परचेज कर लिए हैं, अब मैक्सिमम फिर से आप और जाएंगे तो 20 का स्टॉक तो खत्म हो चुका, फिर आप नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो 0.5 इंटू 2, और लेट से आपने पूरे 10 ही परचेज कर लिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं। 10 लाख हो जाएगा, बट 10 लाख तो आपके पास अमाउंट ही नहीं है, राइट। 10 लाख आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि फिर इस अमाउंट को जो टोटल आपने नंबर परचेज किया 10 का, इसको और रिड्यूस करेंगे। इसको बच्चों जैसे ही आप रिड्यूस करेंगे, लेट से 0.5 और इंटू मैं 2 और मैं लेट से यहाँ पे 5 कर देता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 5 लाख पे करना पड़ेगा, और इतना ही मेरे पास अमाउंट था। तो मैंने कितने नंबर ऑफ़ डायमंड्स परचेज़ किए, इस केस में 5 नंबर ऑफ़ डायमंड्स परचेज़ किए, राइट, और इस केस में कितने किए 20। तो टोटल मुझे कितना डायमंड यहाँ पे मिलेगा 25 जो है वो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायमंड्स परचेज़ कर सकता हूँ यूजिंग दिस 10 लाख अमाउंट, राइट। सो मुझे नंबर ऑफ़ डायमंड्स का पूछा गया था, इस वजह से यहाँ पे हमने मिनिमम का जो केस है वो कंसिडर किया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज़ every unaffected person infect 3 other on the 5th day and recovers. So on an average man and woman are infected in the proportion 4:1. So the total number of women who were infected by the end of 35th days is closest to. तो 35th डे पे कितना जो है वो टोटल इन्फेक्टेड वुमेन होंगी उनका नंबर हमें बताना है, राइट। तो इसको प्रोसीड करते हैं हम इस सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पे आपको जो है
वो ये गिवन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम नंबर ऑफ़ डेज़ कंसिडर करते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ़ डेज़ कितना है, फर्स्ट जो है वो 5 डेज़ का है, देन एवरी 5 डे की बात है तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 10 डेज़ होगा, देन 15 डेज़ होगा, देन 20 डेज़ होगा, देन 25 होगा, देन 30 होगा, देन आपका 35th डे इस टाइप से होगा, राइट। इन्फेक्टेड पर्सनस कैसे होंगे, हम जो है वो पर्सनस की बात करें यहाँ पे, इन्फेक्टेड पर्सन, तो यहाँ पे बच्चों ये है फर्स्ट ऑफ ऑल 3, देन एवरी 5th डे अगेन 3 पर्सनस विल बी मोर अफेक्टेड, राइट। सो यहाँ पे जो है वो आपका यही तो दे रखा है कि यहाँ पे एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट 3 अदर्स, वापस से वो 3 को और इन्फेक्ट करेगा, इट मीन्स नेक्स्ट टाइम 3 स्क्वायर होगा, अगेन नेक्स्ट टाइम बच्चों कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, अगेन नेक्स्ट टाइम आपका कितना हो जाएगा, 3 पावर 9 हो जाएगा, राइट, सॉरी नॉट 9, 3 पावर 4, राइट, 3 पावर 4। सिमिलरली आप ऐसे ही तरीके से चलते जाएंगे तो क्या लास्ट में 3 पावर 7 नहीं आएगा, सिमिलरली ऐसे ही चलेंगे बिकॉज 7 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। अब उसने दे रखा है कि जो वुमेन है वो किस रेशो में इन्फेक्ट होती है, 4:1 में, ये दे रखा है मैन एंड वुमेन का जो रेशो है 4:1 है, तो क्या वुमेन का इफेक्ट होने का रेशो निकाल सकते हैं, सॉरी वुमेन का नंबर अपन निकाल सकते हैं, यदि मैन का टोटल नंबर हमारे पास 3 है तो कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा 3/5, फिर से ये कितना हो जाएगा 3² 5। सिमिलरली यहाँ पे ये नंबर है टोटल इफेक्ट होने वाले, लेकिन वुमेन और मैन का रेशो दे रखा है 1:1 रेशो 4:1, ये आपको दे रखा है, तो इसका मतलब आप वुमेन का निकालेंगे तो ये वुमेन है इधर, सो यहाँ पे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा कितना 1/5, राइट। सिमिलरली 3³ 5, सिमिलरली 3 पावर 4/5, ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे तो 3 पावर 7 अपॉन में आपका 5 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टोटल कितना इन्फेक्टेड हुए हैं उनको हमें काउंट करना है आफ्टर द 35th डे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वुमेन निकालना है, तो 3/5 प्लस 3² और प्लस 3³ राइट, और हम लोग इन सब को ऐड करते हुए चलें तो 3 पावर 7/5, राइट। हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1/5 आपका फैक्टर कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 3 राइट, 3³ एंड सिमिलरली वी आर कीप ऑन गोइंग 3 पावर 7 एंड दिस इज़ नथिंग जस्ट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चों a×r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1। सो यहाँ पे 1/5 हो गया आपका, और ये फर्स्ट टर्म इज़ 3, कॉमन रेशियो इज़ अगेन 3, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 7−1 डिवाइडेड बाय 3−1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको मिलेगा 655.8। सो 655 के जो नियरेस्ट नंबर है दैट इज़ 656। सो क्लियरली हमारा ऑप्शन जो है बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग कल एक लाइव क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। सो देयर विल बी अ लाइव क्लास फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस at the same time 9 p.m. Guys, thank you so much for watching this video and please keep sharing these videos with your friends also who are preparing for the CSIR NET June 2023 examination, right? Thank you so much again.